1973 में शिले पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन प्रोडक्शन और एक्सपोर्टिंग सेंटर था। ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए जनरल पिनोशे ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया। 33 लैब्स शट डाउन किए गए और 346 ड्रग डीलर्स अरेस्ट किए गए। जनरल पिनोशे ने बाद में सबको मार दिया, लेकिन लकीली मैटियो मोरेनो एके कॉकरोच उस दिन बच गया। बुलेट उसको मिस कर गया और वो बच गया। कॉकरोच के पास अब एक परफेक्ट प्रोडक्ट था। जरूरत था तो किसी ऐसे बंदे की जो उसे स्मगल कर सके, और दुनिया के सबसे बेस्ट स्मगलर्स थे कोलंबिया में। कॉकरोच कोलंबिया पहुंच गया। अब उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस थे, ओचुआ ब्रदर्स। लेकिन ओचुआ ब्रदर्स का प्रॉब्लम यह था कि वो टू हार्ड टू रीच थे। दूसरा ऑप्शन था जोसे रोड्रिगेज गाचा एके द मैक्सिकन, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह था कि वो बहुत ही ज्यादा रूटलेस था। ऑप्शन 3 पाब्लो एस्कोबार। बाकी दोनों के कंपैरिजन में पाब्लो परफेक्ट ऑप्शन था। उस टाइम पे पाब्लो सिगरेट, अल्कोहल और मेरिजुआना का बिजनेस कर रहा था, और वो मेडेलिन के आधे से ज्यादा पुलिस को कंट्रोल करता था। कॉकरोच ने पाब्लो को सिलेक्ट किया। डील ऐसा हुआ कि कॉकरोच केमिकल प्रोसेसिंग संभालेगा और पाब्लो एवरीथिंग एल्स। पाब्लो और कॉकरोच मिलकर पेरू में अपना पहला लैब खोला। पाब्लो लैब विजिट किया और सारे कैलकुलेशन के बाद जो प्रॉफिट था वो था $500,000 पर ट्रिप। पाब्लो और उसका कजिन गुस्तावो मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स मायामी यूएसए में बेचेंगे। एक जैकेट में 5 किलो कोकेन भर के यूनाइटेड स्टेट्स मायामी में पहली बार कोकेन लाया गया, और ये लाया पाब्लो एस्कोबार का एक आदमी जिसको सब लायन बुलाते थे। सेल्स इतने बढ़ गए कि पाब्लो को नया टेक्निक ढूंढने पड़े एक्सपोर्टेशन के लिए। ट्रक में भर के कोकेन लाया जा रहा था। उस टाइम पे कोकेन एक नया चीज था। यूनाइटेड स्टेट्स बिजी था मारिजुआना को कंट्रोल करने में, और धीरे धीरे हर वो लेजिटिमेट चीज जो कोलंबिया से एक्सपोर्ट किया जा रहे थे उनमें छुपा के कोकेन भी भेजा जा रहा था। लेकिन असली माइलस्टोन पाब्लो ने तब अचीव किया जब कोकेन फाइनली प्लेन में एक्सपोर्ट किए जाने लगे। कोलंबिया से अमेरिका तक पहला डेडिकेटेड नार्को रूट पाब्लो एस्कोबार ने खड़ा कर दिया। पाब्लो का बिजनेस बड़ा हो रहा था, और ये बात दूसरे नार्कोस को पता चल चुका था, और अब उनके भी कोकेन के बिजनेस में आना था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सारे नार्कोस एक साथ मिल चुके थे, और पाब्लो अकेले सबके साथ फाइट नहीं कर सकता। इसलिए पाब्लो ने उनके साथ मिल के बिजनेस करने का एक डील किया। वो डील ऐसा था कि पाब्लो उनका भी कोकेन बिजनेस संभालेगा, 35% प्रॉफिट पाब्लो का, और पाब्लो सिक्योरिटी देगा अप टिल 50% ऑफ द वैल्यू। सारे नार्कोस इस बात से एग्री किए, और अब सारे नार्कोस मिलके कोकेन बिजनेस में एंटर कर दिए। मायामी में कोकेन एडिक्शन इस हद तक बढ़ चुका था कि लोग मारने और मरने तक रेडी हो गए थे कोकेन के लिए। यंग जनरेशन अपना पूरा लाइफ खत्म कर रहे थे कोकेन के नाम पर। खाना पीना, काम धंधा सब कुछ छोड़ दिए थे सिर्फ और सिर्फ कोकेन के लिए। इस हद तक कोकेन का एडिक्शन बढ़ चुका था। अब यूनाइटेड स्टेट्स को पता चल चुका था कि एक नया डेविल कोकेन उनके बीच में आ चुका है। जैसे जैसे पाब्लो का बिजनेस बढ़ रहा था, कॉकरोच को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसको वो रेस्पेक्ट और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जा रहा जो वो डिजर्व करता है, और इसी कारण से पाब्लो और कॉकरोच के बीच टेंशन होना स्टार्ट हो गया। ताकि से कोकेन से भरी पाब्लो के ट्रक्स को जाने दे, इसलिए पाब्लो पुलिस को अच्छा खासा पैसा पे कर रहा था। लेकिन कॉकरोच ने बदला लेने के लिए जाके बोल दिया कि जो परमिशन पुलिस ने पाब्लो को दिया था उससे कई गुना ज्यादा कोकेन वो ट्रक में लेके जा रहा था। पाब्लो ने $1 मिलियन पे किया पुलिस को, ये जानने के लिए कि आखिर धोखेबाज कौन है। पता चल गया कि वो कॉकरोच है। एक और बात पता चला कि कॉकरोच पाब्लो के प्रोडक्ट्स चुरा के खुद भी बेच रहा था। एंड फाइनली धीरे धीरे पाब्लो का बिजनेस इस हद तक बढ़ चुका था कि इनकम अनकाउंटेबल हो चुका था। पैसा लॉन्डर करने के लिए पाब्लो का अकाउंटेंट ने ऑन पेपर दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल टैक्सी कंपनी है ऐसा दिखाया, लेकिन फिर भी पैसा इतना ज्यादा था कि पॉसिबल ही नहीं है उतना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके दिखाना। इसलिए पाब्लो और बाकी नार्कोस हर वो जगह पे अपने पैसे छुपाना स्टार्ट कर दिए। पाब्लो का अकाउंटेंट ब्लैकबियर्ड इस बात का हिसाब रखता था कि कहाँ पे पाब्लो का पैसा दफनाया गया है। इसी बीच M19 जो कि कम्युनिस्ट ग्रुप था कॉलेज स्टूडेंट्स और बाकी इंटेलेक्चुअल्स के, डिसाइड करते हैं कि वो लोग ओचुआ ब्रदर्स की सिस्टर मार्था ओचुआ को किडनैप करेंगे यूनिवर्सिटी से। वो लोग मार्था ओचुआ को यूनिवर्सिटी से किडनैप कर लेते हैं। सारे नार्कोस इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। कहीं न कहीं अगर मार्था ओचुआ को चुराने के लिए नार्कोस को पैसा देना पड़ता है तो ये सारे नार्कोस का एक हारने वाला सिचुएशन था। अगर मार्था को रेस्क्यू करने के लिए नार्कोस को पैसा देना पड़ता है
तो दिखने में ऐसा लगेगा कि M19 नार्कोस को भी कंपेल कर सकता है अपना काम करवाने के लिए, और ऐसा लगता है कि M19 नार्कोस से भी ज्यादा पावरफुल है और ये नार्कोस कभी भी होने नहीं दे सकता। पाब्लो सारे नार्कोस को बुलाए मेडिलिन में और सबके साथ मिलकर एक मीटिंग किया जिसमें डिसाइड किया गया कि वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे जिसका नाम होगा डेथ टू द किडनैपर्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हुआ पाब्लो एस्कोबार। डील ऐसा हुआ कि पाब्लो सब कुछ संभालेगा और ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस बाकी सारे नार्कोस बियर करेंगे। इसके बदले में पाब्लो मार्था ओचोआ को सेफली रेस्क्यू करके लेके आएगा। एक बार पाब्लो M19 के खिलाफ आ गया तो M19 के पास कोई चांस ही नहीं था पाब्लो से फाइट करने के लिए। पाब्लो का मैसेज क्लियर था कि एक एक करके सारे M19 मेंबर्स को वो मार देगा जब तक मार्था ओचोआ को सही सलामत वापस ना कर दे। M19 को समझ आ चुका था और उन्होंने मार्था ओचोआ को रिटर्न कर दिया, लेकिन पाब्लो फिर भी नहीं रुका। वो सारे M19 मेंबर्स को मार दिया सिवाय उनके लीडर के। M19 मेंबर्स के डेड बॉडीज को उल्टा लटकाया गया और उनका फोटो अगले दिन पेपर में आ गया। इससे पाब्लो एस्कोबार को एक इनविंसिबल लीजेंडरी गॉड लाइक इमेज मिल गया। अगर ये हालत पाब्लो M19 का कर सकता है तो चाहे तो ये हालत पाब्लो किसी का भी कर सकता है। मैसेज क्लियर था। कोलंबिया में पाब्लो ने कई सारे स्कूल्स, क्लिनिक्स वगैरह वगैरह खोल दिए, लेकिन फिर भी पैसा इतना ज्यादा था कि पाब्लो लोगों को बुला बुला के पैसा देने लगा। इससे कोलंबिया के लोगों के बीच पाब्लो की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। कोलंबिया के लोगों को आइडिया ही नहीं था कि पाब्लो एक ड्रग डीलर है। उनको तो लग रहा था कि पाब्लो एक टैक्सी बिजनेस चलाता है जो कि बहुत प्रॉफिटेबल है और लोगों को फ्री में पैसा भी मिल रहा था। तो ऑब्वियसली सभी लोग पाब्लो को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पाब्लो को अब कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था। इस बात में कोई डाउट ही नहीं था कि अगर पाब्लो इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो ही जीतेगा। पाब्लो न्यू लिबरल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है एक आदमी ड्यूक के हेल्प से। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को कन्विंस करने के लिए पाब्लो ड्यूक को $300,000 पे करता है। जस्टिस मिनिस्टर पाब्लो को इलेक्शन में खड़ा होने का परमिशन दे देता है। आफ्टर ऑल भले ही उसको पता था कि पाब्लो ड्रग बिजनेस चलाता है, लेकिन इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं था और अगर पाब्लो इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो जीतेगा ही और ये इनडायरेक्टली पार्टी को भी बेनिफिट करेगा। और पाब्लो का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था और अगर था भी तो वो पाब्लो साफ कर चुका था। अनवांटेड सस्पिशन से बचने के लिए पाब्लो मेन कैंडिडेट की जगह ऑल्टरनेट कैंडिडेट के रोल से खड़ा हुआ और मेन कैंडिडेट था जायरो ओर्तेगा। कैंपेन ऐसा था कि अगर जायरो ओर्तेगा जीतता है तो इनडायरेक्टली पाब्लो ही जीतेगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद जायरो ओर्तेगा को रिजाइन करना था। इलेक्शन जीतने के बाद जायरो रिजाइन किया और पाब्लो मेन लीड पे आ गया। भले ही इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं था, लेकिन जस्टिस मिनिस्टर को पता था कि पाब्लो अपने इनकम टैक्सी बिजनेस से नहीं बल्कि ड्रग बिजनेस से कर रहा है और वो कभी भी नहीं चाहता था कि एक ड्रग डीलर प्रेसिडेंट बने। लेकिन पाब्लो को रोकने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। कई साल पहले पाब्लो एक बार अरेस्ट हुआ था, लेकिन पाब्लो के लोगों ने उस लॉयर को जिसने पाब्लो को कोर्ट पे डिफेंड किया था, उस जज को, दोनों को मार दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए और पुलिस को पैसा पे कर दिया चुप रहने के लिए। लेकिन डीईओ को पता चला कि जो फोटो पुलिस स्टेशन में खींचा गया था उस फोटो का निगेटिव शायद अभी भी फोटोग्राफर के पास हो सकता है। जाके पूछने के बाद पता चला कि फोटोग्राफर के पास अभी भी उस फोटो का निगेटिव था, जिससे एक प्रूफ मिल गया कि पाब्लो एक बार क्राइम कर चुका है और लीगली वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ये इन्फॉर्मेशन डीईए जाके जस्टिस मिनिस्टर को दे देता है और जस्टिस मिनिस्टर इसको हॉलो फ्रेम में पूरे प्रेस के सामने बोल देता है और पाब्लो को रिजाइन करना पड़ता है इलेक्शन जीतने के बाद। कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना पाब्लो एस्कोबार का एक सपना था जो कि जस्टिस मिनिस्टर के कारण अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस बात का कॉन्सिक्वेंस जस्टिस मिनिस्टर को अब भुगतना पड़ेगा। पाब्लो एक्शन लेता है और जस्टिस मिनिस्टर को भी मार देता है। दोस्तों, ये नार्कोस का सिर्फ पहले 3 एपिसोड्स का समरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन आई एम श्योर कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस भी पसंद जरूर आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।